हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिर से बात करने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। ठीक है, और टॉपिक हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, अच्छा, अपन वही डिस्कस करें बेटा। जेई एडवांस की जो पीवाईक्यू आ चुके हैं वो डिस्कस कर रहे हैं अपन। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर अपन ने कूलम्ब से देख लिया, अभी तक अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देख ली। जो नेक्स्ट टॉपिक अपना इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, तो बढ़ते हैं सीधे क्वेश्चंस के ऊपर। ठीक है, आओ। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें आपको एक डायग्राम गिवन है और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दे रखी है। अब ध्यान देखो इस इंटेंसिटी को। तो ये जो इंटेंसिटी बेटा ई नॉट एक्स कैप है, मतलब इसका जो मैग्नीट्यूड है तो कांस्टेंट है। मैग्नीट्यूड यहाँ पर कांस्टेंट गिवन है, बोला हुआ है, और जो डायरेक्शन है एक्स कैप है, मतलब आई कैप। डायरेक्शन इंटेंसिटी गिवन है, एक्स वाई जेड आपको दे रखे हैं। फ्लक्स पासिंग थ्रू द शेडेड एरिया एज शोन इन द फिगर। ये डायग्राम बेटा, इसका ये जो शेडेड एरिया है ये वाला, इसका आपको फ्लक्स बताना है। ठीक है, तो मैं एक काम कर रहा हूँ, यही डायग्राम दोबारा से मैं ड्रॉ करने वाला हूँ। तो ध्यान से आप समझना कि ये जो डायग्राम है मैं ड्रॉ कैसे कर रहा हूँ। देखो ध्यान से। तो एक स्क्वायर है ये, मैं क्यूब ड्रॉ करने वाला हूँ। क्यूब क्यों को ड्रॉ कर रहा हूँ आपको समझ में जाएगा। देखो बेटा, आपने प्लस से क्वेश्चन करे हुए हैं, ठीक है, तो आप अच्छे समझ जाओगे कि ये जो शेप है, इस शेप से एग्जैक्टली क्यूब बनने वाला है। ठीक है, देना कैसे, पहले अपन एक क्यूब बना लेते हैं पूरा। तो यहाँ पर ये क्यूब हो गया। ठीक है, इसके बाद एक काम करते हैं, इसको एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गई अपनी कौन सी एक्सिस बेटा, यहाँ पर वाई बोला हुआ है। ये हो गई हमारी एक्सिस जेड हो जाएगी, और यहाँ पर जो एक्सिस आएगी आपके पास हो जाएगी एक्स एक्सिस, है ना। ठीक है, एक्स वाई। तो ये तो हो गया डायग्राम। अब मैंने क्यूब क्यों बनाया एक बार मैं आपको बताता हूँ। तो ये है 0,0,0। ठीक है, तो यहाँ आप लिख लो 0,0,0 ओरिजिन है मतलब। ठीक है, यहाँ पर है आपके पास 0,a,0 0,a मतलब वाई एक्सिस पर। ये है बेटा आपकी वाई एक्सिस, यहाँ पर है बाहर जेड एक्स, सॉरी एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्स है यहाँ पर, और ये जेड है। ये है 0,a 0,a,0 मतलब बेटा ये जो डिस्टेंस है वो a है। ठीक है, ऐसे ये वाला कोऑर्डिनेट है a,0,0, तो a,0,a। यहाँ पर बेटा y कोऑर्डिनेट, y कितना है, y ही 0 है। तो y अगर 0 है मतलब हम एक्स जेड प्लेन में है। एक्स जेड ये जो पॉइंट है ये वाला, तो ये एक्स जेड प्लेन का पॉइंट है ये वाला, a,0,a। दिस पॉइंट इज इन एक्स जेड प्लेन बिकॉज y कोऑर्डिनेट इज 0। y कोऑर्डिनेट 0 तो एक्स जेड प्लेन। ठीक है, और यहाँ पर तीनों ही कोऑर्डिनेट है। ये वाला कोऑर्डिनेट वो है जहां पर तीनों आएंगे a, a, ये जो पॉइंट बेटा ये है आपका a, a, मतलब x में भी a जाना, यहां तक पहुंचना है तो x में जाना पड़ेगा, y में जाना पड़ेगा, z में जाना पड़ेगा। तो ये तीनों के तीनों आपको यहां दे रखे हैं। ठीक, अब इन चारों पॉइंट्स को मैं ज्वाइन कर दूं, इन चारों को मैं ज्वाइन कर दिखाता हूं। ध्यान देखना इसको, मैं इन चारों को ज्वाइन कर देता हूं। तो इन चारों को ज्वाइन करने से क्या दिखेगा, देखो इन चारों को ज्वाइन करते हैं जैसे वहां पर इसको इससे, इसको अपन ज्वाइन करते हैं इससे। ठीक है, इसको ज्वाइन कर रहा हूं भाई मैं इससे, आ जाओ। इसको ज्वाइन किया मैंने इससे, इसको इससे कर लो, इसको मैंने किया ज्वाइन इससे, ऊपर नीचे आपस में इनको भी ज्वाइन कर लो। तो आपको जो शेप दिख रही है ये एक रेक्टेंगल दिख जाएगा क्लियरली। दिखा रेक्टेंगल, चाहो तो आप इसको थोड़ा सा शेडेड पार्ट में कन्वर्ट कर लो भाई, है ना। इसको अपन शेडेड कर देते हैं थोड़ा सा। देखो ध्यान से, ये वाला पार्ट। ठीक है, मैं ये वाला पार्ट आपको दिखा देता हूँ जल्दी से। देखा, ये वाला पार्ट है अपना शेडेड एरिया। क्वेश्चन बेटा इस एरिया के फ्लक्स की बात चल रही है कि इसका फ्लक्स आपको निकाल देना है। ठीक है, तो ये आप इसको ऐसे ड्रॉ कर दो यार। ठीक है भाई, ये वाला पार्ट ठीक है होगा अच्छे से। ठीक है, जैसा भी है आ जाओ। तो ये है आपका पोर्शन, शेडेड पोर्शन, इसका हमें फ्लक्स निकालना है। अब बेटा ये जो है ये क्या है, रेक्टेंगल है। क्या है, रेक्टेंगल। क्यों रेक्टेंगल है, क्योंकि इसकी ये साइड तो ए हो गई, ये ए हो गई, ये ए हो गई। ठीक है, अगली साइड ये है, ये बेटा स्क्वायर का क्या है, डायगोनल। ये स्क्वायर फेस है, इसका डायगोनल, डायगोनल कितना होता है, √2a। ठीक है, तो ये जो शेडेड एरिया है ना, ये रेक्टेंगुलर है और इसका जो एरिया है वो क्या है, √2a into a। सो ये वाला अगर मैं एरिया लिखूं बेटा, ये एरिया जगह l into b √2a into a। तो ये इसका एरिया है। अब ये क्वेश्चन बड़ा आसान है। ठीक है, अगर आपने ये फिगर इमेजिन कर लिया तो ये क्वेश्चन इजीली हो जाएगा, क्योंकि हमें डायरेक्शन ऑफ इंटेंसिटी मिली हुई है, हमें एरिया वेक्टर मिला हुआ है। तो आप सोचो ये ऐसे जा रहा है, तो ये क्यूब है, क्यूब, और ये डायगोनल आप देखो, अगर मैं इस स्क्वायर की बात करूं तो स्क्वायर का डायगोनल कितने पर होता है, 45 पर होता है।
ठीक है। तो बेटा इस फेस के साथ है ना, मैं फेस दिखा रहा हूं आपको कौन सा, ये वाली जो लाइन जा रही है, ये लाइन क्यों बता रहा हूं, क्योंकि इस डायरेक्शन में ना इंटेंसिटी एक्स डायरेक्शन में ही बेटा इंटेंसिटी जा रही है, एक्स डायरेक्शन में इंटेंसिटी है नहीं। और जो एरिया वेक्टर आएगा वो इसके परपेंडिकुलर आएगा, इस फेस का परपेंडिकुलर इधर कहीं, ठीक है। आपको लगेगा कि इसका मैं परपेंडिकुलर लूंगा तो इसके साथ हो जाएगा, नहीं, है ना। ये फेस, ये वाला फेस नहीं, इस फेस का जो ये वाला फेस है फ्रंट, इसका परपेंडिकुलर तो ऐसा है, बट ये जो आपको दिखा शेडेड एरिया, इसका परपेंडिकुलर चला गया। अब ये ऐसे है, इसका नॉर्मल ये है, जब इसको घुमा दिया मैंने डायगोनली 45 पर, तो ये नॉर्मल 45 हो गया, सिंपल सी बात है। तो अगर मैं ये फेस लूं, इसका नॉर्मल बेटा यहाँ है, तो इसको आप ऐसे टिल्ट कर दो 45 पर, तो नॉर्मल भी 45 चला जाएगा, मतलब इस डायरेक्शन के साथ ए डायरेक्टर चला गया 45, तो ये डायरेक्शन इंटेंसिटी की है, इंटेंसिटी के साथ ए डायरेक्टर चला गया 45, एंगल बिटवीन इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर कितना आ गया भाई, 45 आ गया। अब अपना क्वेश्चन खत्म हो गया, अब कुछ भी नहीं है, इसको आप इजीली कर लोगे, बड़ा आसान है। अब ये तो फ्लक्स निकालना है, ई ए cos थीटा, मैग्नीट्यूड ऑफ इंटेंसिटी इज ई नॉट, एरिया ये रहा √2a स्क्वायर एंड cos थीटा व्हिच इज 45, cos 45 1/√2 से 1/√2, ये √2 चला गया, तो आंसर इज ई नॉट ए स्क्वायर, ई नॉट ए स्क्वायर, ये रहा हमारा आंसर सी, ठीक है ना। क्वेश्चन ये आसान ही था। ये बढ़ते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से आपके पास क्यूब आ गया, ठीक है। क्यूबिकल रीजन, देखो जब भी आप क्वेश्चन करने बैठो ना, आपको कुछ बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, जैसे आपको क्यूब के बारे में अच्छे से पता होगा ना, सिलेंडर हो गया है ना, आपके पास ट्राइंगल हो गया, रेक्टेंगल हो गया, यानी कि डायगोनल्स हो गए, क्यूब का डायगोनल हो गया, स्क्वायर फेस हो गया, है ना, इसके बॉडी डायगोनल्स हो गए, ये क्लियर होनी चाहिए चीजें, तो आप फालतू में बीच बीच में क्वेश्चन मत को, ठीक है, तो उसमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आप A cubical region of side A has its center, क्यूब है, और इस क्यूब का सेंटर कहाँ है, ओरिजिन पर है, ये बोला है, ठीक है। क्यूब का सेंटर, पहले वाले क्वेश्चन में सेंटर कहाँ था, पहले वाले क्वेश्चन में सेंटर कहाँ था भाई, सेंटर यहाँ पर था, मतलब सॉरी, जो ओरिजिन था, ओरिजिन क्यूब के एक कॉर्नर पे था, एक वर्टेक्स पर था, अब ओरिजिन कहाँ है, क्यूब के सेंटर पे है। इट एनक्लोजेस 3 फिक्स पॉइंट चार्जेस, यहाँ पर चार्ज आपको दिख रहे हैं, ये तीनों क्यूब के अंदर है, -q और ये +3q, ठीक है। यहाँ पर ना ये बेटा मिस्टेक हो रही है, -q +3q, बेटा ये वाला जो चार्ज है वो +3q कर लेना, दिस इज +3q एंड -q, ठीक है। अब ध्यान देखो, ये जो पोजीशंस हैं क्या है, अगर चार्ज सेंटर पे है, क्यूब के सेंटर पे है, और क्यूब की साइड कितनी है, ए है, साइड कितनी बेटा, एक ए है, तो ये अगर सेंटर है, क्यूब का सेंटर, क्यूब की साइड ए है, तो सेंटर से इधर a/2, सेंटर से इधर a/2, हर एक फेस क्यूब की वो सेंटर से, क्यूब के सेंटर से a/2 दूरी पर है, सिंपल सी बात है। तो यहां से a/2 एक फेस, 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 यहां से a/2 एक, और सेंटर से a/2 पीछे इधर एक और फेस है। जबकि ये चार्जेस a/4 पर ही रखे, सेंटर से a/4, इसका मतलब a/2 और सेंटर के ठीक बीच में a/4 पड़ेगा, तो ये a/4 पे रखें, ये चार्ज भी अंदर ही है क्यूब के, फ्रॉम सेंटर इट इज a/4 डिस्टेंस, ठीक है, और ये भी बेटा a/4 पर ही है, सेंटर से इधर, क्लियर है बात, तो तीनों ही चार्ज क्यूब के अंदर है। अब आगे क्या दे रहा है क्वेश्चन, बस इतना ही है, और ये आपके पास वन और मोर देन वन करेक्ट आंसर। द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रॉसिंग द प्लेन x इज इक्वल्स टू a/8, x आपके पास सामने वाली एक्सिस है, तो x इज इक्वल्स टू, ये आपका ओरिजिन है, तो यहाँ से a/2, जैसे मतलब वो था, एक फेस यहाँ है a/2, और एक यहाँ पर भी पीछे a/2, पीछे वाला -a/2, आगे वाला +a/2, a/2 x इज इक्वल्स टू a/2, और x इज इक्वल्स टू -a/2 का जो बेटा फ्लक्स है वो इन्होंने बोला है सेम है, बिल्कुल सही है, पहला ऑप्शन सिंपल सा है, इजीली मालूम पड़ रहा है। बट तीनों चार्जेस बीच में इस तरह से इस एक्सिस पर अरेंज है, यहाँ पर बीच वाली जो एक्सिस है y एक्सिस पर तीनों अरेंज है, और x एक्सिस यहाँ है, तो इस इन तीनों, ये तीनों चार्जेस, इन तीनों चार्जेस से इधर की तरफ x इज इक्वल्स टू a/2, ये वाला जो फेस है और पीछे वाला जो फेस है, मतलब वो इक्वल एकदम सिमेट्री में है। सिमेट्री मतलब अगर ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस देखे, सिमेट्री देखे, तो जितना फ्लक्स इन तीनों की वजह से इस फेस से पास होगा, फ्लो करेगा, इन तीनों की वजह से इस फेस से भी उतना ही फील्ड फ्लो कर जाएगा, उतना ही फ्लक्स पास होगा, ठीक है, सिमेट्री एग्जैक्टली, -q +3q -q, एक फेस यहाँ, एक फेस यहाँ,
तो इस इन तीनों की वजह से इसका फ्लक्स सेम है, तो आपका जो ऑप्शन है ए सही है, ठीक है, ए इज करेक्ट। द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रॉसिंग द प्लेन, बेटा ये y इक्वल्स टू प्लस a बाय 2 है, प्लेन y इक्वल्स टू a बाय 2 कहां पड़ेगा भाई, ये आपकी तीनों एक्सिस, तीनों चार्जेस कहां बैठे हैं, y एक्सिस पे बैठे हैं, तो सेंटर से इधर आएगा प्लस y इक्वल्स टू a बाय 2 और सेंटर से इधर आएगा आपका यहाँ पर y इक्वल्स टू a बाय 2 और यहाँ पर आपका y इक्वल्स टू a बाय 2 जो भी है माइनस a बाय 2, ठीक है। अब क्या आगे देखते हैं, a बाय 2 से जो फ्लक्स जा रहा है दिस फ्लक्स इज मोर देन द नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू y इक्वल्स टू माइनस a बाय 2। इन तीनों को आपने रखा y एक्सिस पर, इस सेंटर से इधर प्लस a बाय 2 है y और इधर माइनस a बाय 2 है y। आप खुद देखो इन तीनों के लिए ये दोनों सरफेस वापस सिमेट्री में, इस फेस से इन तीनों की डिस्टेंस देखो आप, माइनस क्यू प्लस 3q माइनस क्यू, और इस फेस से देखो माइनस क्यू प्लस 3q और माइनस क्यू, अगेन सिमेट्री है। इन तीनों की जितना फ्लक्स यहाँ फ्लो करेगा, जितना फील्ड यहाँ फ्लो करेगा उतना ही यहाँ जाएगा, तो दोनों का फ्लक्स, इन दोनों का फ्लक्स भी सेम ही है। जबकि ये बोल रहा है कि भाई एक का ज्यादा एक का कम है, तो बी इज रॉन्ग, बी इज रॉन्ग। सी पर आते हैं, द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रॉसिंग द एंटायर रीजन इस क्यूब एप्सिलॉन, इस पूरे क्यूब का निकाल दो यार। तो किसी भी क्लोज सरफेस का को फ्लक्स निकालना होता है तो आपको पता है गॉस तो क्या बोलता है भाई, फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस इज चार्ज एनक्लोज्ड या फिर इनसाइड चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, अंदर वाला चार्ज ले लो टोटल नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इस क्यूब के अंदर कितना चार्ज है, टोटल चार्ज आएगा माइनस क्यू और प्लस 3q मिलाओगे तो कितना हो जाएगा, तीनों मिलाए तो प्लस क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ऑप्शन भी यही बोल रहा है, तो ऑप्शन सी भी हमारा सही है, ए और सी करेक्ट है। अच्छा डी भी देख लें, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रॉसिंग द प्लेन, अब बेटा a बाय 2 z इज टू a बाय 2, z ऊपर है ये रहा, तो ये रही y एक्सिस पर तीनों बैठे हैं यहाँ पर चार्ज, z इज टू a बाय 2, एक प्लेन यहाँ बना लो, आगे क्या बोला है, ये इक्वल है फ्लक्स, इस प्लेन से आने वाला फ्लक्स इक्वल है किसके, x इज टू a बाय 2, एग्जैक्टली, ये बेटा ये भी सही है, x एक्सिस यहाँ है, तो इन तीनों के लिए अगर मैं ये सरफेस देखूं जो इन तीनों से बराबर डिस्टेंस यहाँ पर देखें a बाय 2, और इन तीनों के लिए ये वाली सरफेस z इज टू a बाय 2, z is equals to a by 2 and x is equals to a by 2, तो सिमेट्री फिर से मिलेगी, एक सरफेस यहाँ है उतने ही दूरी पर एक यहाँ है, इससे जाने वाला फ्लक्स इससे जाने वाला फ्लक्स अभी भी कैसा है, सेम ही है। तो आपका ऑप्शन डी भी क्या है, सही है। तो ए सी डी तीन ऑप्शन आपके सही है यहाँ पर, तो एक बार अपन आंसर चेक कर लेते हैं। सेकंड का एसीडी और फर्स्ट का आपका सी ही था, ठीक है। अब आ जाओ फटाफट से आप थर्ड क्वेश्चन पर। तो थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, ये क्या है, अच्छा पहले वाला भी वन और मोर देन वन था, तीन ऑप्शन थे, यहाँ पर वन और मोर देन वन है। A point charge plus q is placed just outside an imaginary spherical surface, hemispherical, तो एक हेमिस्फीयर आपको दिख रहा है, इस हेमिस्फीयर के ठीक बाहर जस्ट बाहर एक चार्ज है प्लस क्यू, रेडियस इसकी वही r है, which of the following statements is r correct, ठीक है। तो बस ये बोला है क्वेश्चन में कि इस हेमिस्फीयर के ठीक बाहर एक चार्ज बैठा हुआ है, ठीक है, रेडियस इसकी r है। ऑप्शन है द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द कर्व सरफेस की बात चल रही है, फ्लैट सरफेस की बात नहीं चली, ध्यान रखना। कर्व सरफेस बेटा ये इससे जाने वाला फ्लक्स पूछा है। पहली बात तो क्या, जब भी आप फ्लक्स निकालते हो बेटा पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, सही है। अब कुछ लाइंस ऐसे भी जाएंगी, कुछ लाइंस ऐसे भी जा रही होंगी, फिर कुछ लाइंस बेटा ऐसे जाएंगी, ऐसे जाएगी, ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का पैटर्न होता है, आपको पता है, ठीक है। तो यहां से मुझे निकालना है इस हेमिस्फीयर से आने वाला फ्लक्स। मुझे अच्छी बताओ, अगर मैं सिर्फ इस पर्टिकुलर लाइंस की बात करूं, इन लाइंस की बात करूं जो इस हेमिस्फेरिकल सरफेस से एंटर होके उसी हेमिस्फेरिकल सरफेस से बाहर निकल गई, यहां से अगर एक लाइन एंटर होकर एक लाइन निकल गई तो इस हेमिस्फेरिकल सरफेस पर अगर यहाँ 10 घुसेंगी तो 10 निकल जाएंगी। मतलब क्या, ध्यान सुनना, अगर यहाँ पर इनकमिंग फ्लक्स हुआ जो कि नेगेटिव होता है, यहाँ से आउटगोइंग फ्लक्स हुआ, मैं हेमिस्फेरिकल सरफेस की ही बात कर रहा हूँ, हेमिस्फेरिकल सरफेस के इस पॉइंट पर अगर एंटर होके इस पॉइंट से निकल जाती है, यहां से एंटर होकर यहां से अगर निकल जाती है, तो उस पर्टिकुलर लाइन के लिए फ्लक्स जीरो हो जाएगा, क्योंकि जितना इनकमिंग उतना ही आउटगोइंग, जितना नेगेटिव उतना ही पॉजिटिव, ठीक है। चलो, तो मैं इन लाइंस को भी इग्नोर कर लूंगा, ये मेरे किसी काम की नहीं। मैं बात कर रहा हूँ इन लाइंस की। देखो ये लाइंस तो एंटर ही नहीं इस हेमिस्फेरिकल सरफेस में, मैं इसकी बात करता हूँ, यहां से लाइन, क्योंकि जस्ट बाहर, तो यहां से चार्ज से लाइन चली और इसमें घुस गई, इसमें घुस गई, और वही लाइन यहां से घुस के यहां से निकल गई। ये लाइन ड्रॉप कर दो, ये लाइन छोड़ दो,
अब ये वाली लाइन छोड़ दो बेटा, ये वाली लाइन छोड़ दो, वो लाइन जो इस सर्कुलर पोर्शन से निकलेगी। ध्यान सुनो, क्यू चार्ज से शुरू हुई, हेमिस्फेरिकल सरफेस में एंटर हुई और इस सर्कुलर एरिया से बाहर निकल गई। मतलब क्या, अगर 10 लाइंस इस हेमिस्फेरिकल सरफेस में एंटर हुई तो 10 लाइंस ही इस सर्कुलर पोर्शन से बाहर निकल जाएगी। बात समझ में? अगर ये बाहर जो चार्ज रखा है क्यू, उसकी वजह से 10 लाइन अंदर घुसे हेमिस्फेरिकल सरफेस में, तो वही की वही 10 लाइन इस सर्कुलर एरिया से बाहर निकल जाएगी। मतलब क्या, इस हेमिस्फेरिकल सरफेस का फ्लक्स निकालने की जगह आपको सिर्फ इस सर्कुलर पार्ट का फ्लक्स निकालना है। ठीक है भाई, और सर्कुलर पार्ट का बेटा अगर आपको फ्लक्स पता हो, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये याद होना ही चाहिए। ठीक है, अगर कोई एक सर्कुलर पोर्शन है ऐसा और आपको इसका क्या निकालना है, फ्लक्स निकालना है, तो इसके फ्लक्स का फॉर्मूला होता है जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला देखो ध्यान से, मान लेते हैं, है ना, ये सेंटर है, यहाँ पर चार्ज बेटा कोई क्यू है। ठीक है, और अगर ये डिस्टेंस है, सपोज एक्स वाई जेड कुछ भी है, ये आर ही है। ठीक है, ये आपकी ये रेडियस है। ठीक है, ये रेडियस यहाँ से, अच्छा रेडियस यहाँ पर आर है, तो अपन इसको अगर एक्स मान लें, इसको अगर मैं आर मान लूँ, ये बेटा ये वाला एंगल अगर थीटा है, ये वाला एंगल अगर थीटा है, तो बेटा इस सर्कुलर डिस्क मान लो या सर्कुलर जो पोर्शन है उसकी उससे जाने वाला फ्लक्स, यहाँ से जो लाइन शुरू हुई और जो निकलेंगी, अगर मैं इसका फ्लक्स ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, अगर मैं इसका फ्लक्स ड्रॉ करता हूँ, ये लाइन ऐसे ऐसे चल के बाहर आ जाए, तो आपको इसका फॉर्मूला, फ्लक्स का फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या होता है भाई, क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा। थीटा कौन सा एंगल था, ये वाला। थीटा बेटा ये वाला एंगल, ये वाला है ना, ये जो आप कोण बनाते हैं कौन सा, अगर मैं वापस से ड्रॉ कर दूं एक बार जल्दी से, ये भाई ये तो ये वाला एंगल थीटा। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए एक डिस्क के लिए। ठीक है, अगर फॉर्मूला डिराइव करना है तो बेटा ये फॉर्मूला डिराइव होता है किसकी हेल्प से, आपको सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट पता है तो उसकी हेल्प से आप ये फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है भाई। किसी एक डिस्क के लिए अगर आप फ्लक्स निकाल रहे हो, वो चार्ज जो इसकी एक्सिस पर कहीं बैठा है और ये आपको हाफ एंगल दे रखा है, हाफ एंगल ये वाला आधा, तो इसका फ्लक्स इतना होता है। ठीक है, अब आपका आंसर आपको मिल जाएगा। यहाँ से कैसे मिलेगा देखना, कि देखो मैं फ्लक्स निकाल रहा हूँ, सिचुएशन बेटा यही वाली है, चार्ज यहाँ बैठा है, डिस्क आप इसको मान लो, तो क्यू चार्ज जो भी गिवन है वो कैपिटल क्यू है बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा। थीटा कौन सा बेटा एंगल, हाफ एंगल। थीटा कौन सा था, हाफ एंगल। तो हाफ एंगल कैसे बनेगा, ये डिस्क है आपकी, तो इसको इससे ज्वाइन करना है, ये ज्वाइन किया, ये बेटा ये आर है, ये आर है, और ये भी तो आर ही है ना, ये सेंटर से यहां तक आर, ये भी आर, तो आपको पता है ये एंगल 90, ये 90, तो ये वाला एंगल 45, ये भी 45, ये कितना एंगल 45। मतलब ये जो एंगल आपको मैं दिखाना चाह रहा हूँ, कौन सा वाला, देखना ध्यान से, मैं आपको जो एंगल दिखा रहा हूँ वो आपको दिखेगा यहाँ पर, ये मैंने दिखाया, ये आर लिया, इसको बेटा आर लिया है, चाहे यहाँ कहीं बैठा है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, आर आर, तो ये 45। आपको यहाँ पर डालना है क्या, 1 माइनस कॉस 45, कितना होता है 45, 1 बाय रूट 2, तो फ्लक्स आएगा q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस 1 अपॉन रूट 2, क्योंकि ये हेमिस्फीयर की बात हो रही है और फ्लक्स एंटर कर रहा है, एंटरिंग फ्लक्स से इनकमिंग फ्लक्स से तो बड़े नेगेटिव आना चाहिए, नेगेटिव फ्लक्स आएगा हेमिस्फीयर के, तो आंसर q बाय 2 एप्सिलॉन 1 माइनस 1 अपॉन रूट 2। सो आपका ऑप्शन ए एकदम सही है, ऑप्शन ए आपका एकदम सही है। और बेटा ये फॉर्मूला ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला याद होना चाहिए। ये फॉर्मूला हो गया, एक फॉर्मूला सॉलिड एंगल का हो गया। सॉलिड एंगल क्या होता है, अगर ओमेगा ले लें तो ये होता है 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा, सॉलिड एंगल। ठीक है, अगर मैं इसको दिखाऊं आपको 3D में थोड़ा सा, कि जैसे यहाँ पर देखो, यही डायग्राम में देख लो, सॉलिड एंगल क्या होता है 3D में होता है, ये तो इसको ज्वाइन कर दो यहाँ, इसको ज्वाइन कर दो यहाँ, तो ये जो कोण बना, ये कोण है 3D में, तो यहाँ जो एंगल बनता है ये वाला, दिस इज सॉलिड एंगल, और वो थीटा क्या है, ये वाला एंगल, दिस इज थीटा। सॉलिड एंगल होता है यहाँ 3D में, ये जो कोण है, इसके यहाँ जो एंगल बना 3D में, ये सॉलिड एंगल होता है, और ये जो हाफ एंगल है ये होता है थीटा। ठीक है, ये बेटा फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है एक चीज। ठीक है, और साथ साथ अगर मान लो आपको मैं यहाँ पर बताऊं कि यहाँ पर ना ये एक स्फेयर का एक छोटा सा पार्ट है ना, तो ये अगर आपको एरिया निकालना हो
अगर आपको एरिया निकालना हो, ये इस स्फीयर का एक बड़ा सारा स्फीयर मान लो, इसका सेंटर यहाँ पर है, एक बड़े सारे स्फीयर का सेंटर का यहाँ पर है, तो ये जो कैप है, स्फेरिकल कैप, और आपको इसका एरिया निकालना है। ये एरिया आप निकाल सकते हो। कैसे निकालते हैं? क्योंकि सॉलिड एंगल क्या होता है? सॉलिड एंगल होता है बेटा, ये सॉलिड एंगल होता है एरिया अपॉन आर स्क्वायर। ये अगर एरिया है तो बेटा ये आर, ये होता है आर, ये वाला आर ले लो, ये वाला आर, ठीक है। तो आप एरिया निकाल सकते हो सॉलिड एंगल इंटू आर स्क्वायर, सो 2 पाई आर स्क्वायर और ये 1 माइनस कॉस थीटा, ऐसे, ठीक है। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जो मैंने बता दिए, एक फाई का फ्लक्स का हो गया, एक सॉलिड एंगल हो गया, ये एरिया हो गया, ठीक है। देखो तो अच्छा, अभी क्वेश्चन बताओ नहीं हुआ तो क्वेश्चन का बेटा एक फर्स्ट ऑप्शन था। आगे, कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल टू द फ्लैट सरफेस, तो अपन डायग्राम बना लेते हैं एक। ये जो फ्लैट सरफेस है नीचे वाली है ना, एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। देखो ध्यान से, अपन को क्या करना है, ये आपका ये फ्लैट सरफेस है, ठीक है, और आपका जो हेमिस्फीयर है या चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात चल रही है ना, यहाँ पर आप चार्ज मान लो, ये चार्ज ऊपर या नीचे कहीं ले लो, ये ले लो चार्ज, यहाँ पे चार्ज बैठा हुआ, यहाँ चार्ज बैठा हुआ। क्या पूछा है क्वेश्चन पर? आ जाओ। कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड व्हिच इज नॉर्मल टू द फ्लैट सरफेस इज कांस्टेंट ओवर द सरफेस। क्या है? देखो, इसकी वजह से यहाँ पर या यहाँ पर, यहाँ कहीं पर भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड का नॉर्मल कंपोनेंट है, मतलब परपेंडिकुलर, तो बेटा इसकी वजह से यहाँ मान लो ये कोई रैंडम पॉइंट है, ये डिस्टेंस तो फिक्स है, ये क्या है, ये तो आर है, ये तो आर है। तो अगर मुझे यहाँ, मैं इसको अगर स्मॉल आर मान लूं, ये डिस्टेंस बेटा अगर मैं एक्स मान लूं, तो इस चार्ज की वजह से यहाँ पर जो फील्ड आएगा आपको पता है ऐसे आएगा, ई, इलेक्ट्रिक फील्ड ये आने वाला है। कितना आएगा बताओ? वो आएगा के क्यू बाय डिस्टेंस स्क्वायर आर स्क्वायर, के इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आएगा, ठीक है, बिल्कुल आएगा। और अगर मैं इसका लूं नॉर्मल कंपोनेंट, कौन सा? ये वाला कंपोनेंट। अब बताओ, अगर बेटा ये थीटा है तो ये भी थीटा हुआ, आपका थीटा हो जाएगा, ये आपका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल थीटा। तो इस ई का ये वाला कंपोनेंट कितना हुआ? ई कॉस थीटा। ये वाला कंपोनेंट है वो हो जाएगा ई कॉस थीटा। तो ये है आपका ई, जिसके क्यू बाय आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर, ठीक है भाई, आर स्क्वायर। एंड कॉस थीटा आप लिखोगे, कॉस थीटा क्या होता है? बी बाय एच होता है। कॉस थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, चेक करो एक बार, ठीक है। मैंने क्या किया, फॉर्मूला के क्यू बाय आर स्क्वायर इंटेंसिटी, और अगर इसका लिया मैंने कंपोनेंट, इधर ले लिया, कॉस थीटा आ गया, थीटा ये थीटा, थीटा यहां से ले रहे हैं, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, कितना हुआ ये हो गया, ये इंटेंसिटी आ रही है, ये नॉर्मल कंपोनेंट। अब मुझे बताओ क्या भाई, के ये तो कांस्टेंट है, क्यू भी कांस्टेंट है, रेडियस, ये रेडियस भी कांस्टेंट है, बट ये स्मॉल आर, इन सारे पॉइंट के डिस्टेंस यहां से कांस्टेंट है क्या? अगर आपसे बोलूं भाई ये वाली डिस्टेंस यहां से तक की और इस पॉइंट की डिस्टेंस, इन दोनों पॉइंट की ये डिस्टेंस क्या सेम है? ये स्मॉल आर, ये क्या ये भी स्मॉल आर है? क्या ये भी स्मॉल आर है? नहीं है भाई, इन सारे पॉइंट्स के लिए ये तो भाई बार चेंज हो रहा है। तो जब ये वेरी कर रहा है, स्मॉल आर वेरी कर रहा है, तो नॉर्मल कंपोनेंट कैसे सेम हो जाएगा? तो वेरिएबल है, ठीक है। तो आपका जो ऑप्शन बी है गलत है। सी, टोटल फ्लक्स थ्रू द कर्व एंड फ्लैट सरफेसेस क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। टोटल फ्लक्स पूछा है किसका? इसका, कर्व सरफेस का और फ्लैट सरफेस का, कितना है वो? 0 है। क्यों 0 है? क्योंकि ये जो चार्ज है तो बाहर बैठा है ना। टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू द कर्व एंड फ्लैट सरफेस, चार्ज कहां बैठा है? इसके बाहर बैठा है। गॉस लॉ के हिसाब से अगर आप इसका टोटल फ्लक्स निकालते हो, हेमिस्फीयर का प्लस फ्लैट सरफेस का, तो ये पूरी क्लोज सरफेस मान लें, तो उस क्लोज सरफेस के अंदर कोई चार्ज नहीं है, तो फ्लक्स 0 हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन सी गलत हो जाएगा, ठीक है। द सर्कमफेरेंस ऑफ द फ्लैट सरफेस इज इक्विपोटेंशियल, ठीक है। वैसे बेटा अपन पोटेंशियल की बात नेक्स्ट वीडियो में करने वाले थे, पर यहाँ पर आ गया ये पॉइंट, तो अपन देख लेते हैं फटाफट। सर्कमफ्रेंस की बात चल रही है, तो मुझे बताओ इस चार्ज की वजह से इन हर एक पॉइंट की डिस्टेंस जो सर्कमफ्रेंस पर है ना, इस पूरे फ्लैट सरफेस के सारे पॉइंट में सिर्फ बाउंड्री ये वाले पॉइंट, ये डिस्टेंस सेम ही है। तो इन सारे पॉइंट पर अगर आप पोटेंशियल लिखते हैं, फॉर्मूला अगर पता हो आपको, के क्यू बाय आर होता है, तो ये डिस्टेंस अगर एक्स है, इसको निकाल सकते हो आप, के क्यू बाय एक्स। तो हर एक पॉइंट की डिस्टेंस इस चार्ज से जो सेंटर, जो सर्कमफ्रेंस में बैठा है, तो सेम ही है।
तो पूरी की पूरी सर्कमफ्रेंस का पोटेंशियल सेम आएगा, तो सर्कमफ्रेंस आपकी इक्वी पोटेंशियल है, मतलब हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम है। तो आपके ऑप्शंस कौन कौन से, ए और डी यहाँ पर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 ऑप्शन ए एंड डी, क्वेश्चन 3 ऑप्शन ए एंड डी है, ठीक है। अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं यार। तो 4 क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा भाई, एमसीक्यूज विद वन और मोर, ठीक है, वही आपके पास एक से या एक से ज्यादा एन इनफाइनाइटली लॉन्ग नॉन कंडक्टिंग वायर, बेटा ये वायर दिख रहा है, नॉन कंडक्टिंग वायर है ये वाला, लैम्डा आ गया ना यहाँ पर। लैम्डा आपको पता है क्या होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी दे रखी है लैम्डा, ये लैम्डा यहाँ है और क्वेश्चन में दिख रहा है। दिस वायर इज पैरेलल टू द जेड एक्सिस, जेड एक्सिस भी दिख रही है, उसके पैरेलल जा रहा है वायर, ठीक है, लीनियर चार्ज डेंसिटी आ गई। इट प्रोड्यूसेस अ थिन नॉन कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल, ये स्फेरिकल शेल है, नॉन कंडक्टिंग है, मतलब इसके ऊपर चार्ज का फ्लो नहीं जाएगा, चार्ज यहाँ से यहाँ ट्रांसफर नहीं होने वाला, नॉन कंडक्टर, ठीक है। शेल ऑफ रेडियस आर, इस शेल की रेडियस आर दे रखी है और इसने इस वायर ने इस शेल को ऐसे आर पर क्रॉस किया हुआ है। कंडीशन ये है कि ये जो आर्क दिख रहा है पी क्यू, ये दिख रहा है पी क्यू, ये पी और ये क्यू, इसकी वजह से यहाँ सेंटर पे बनने वाला एंगल सबटेंड्स एन एंगल 120 डिग्री एट सेंटर, यहाँ पर एंगल 120 बना है, ये बोला है, दिख भी रहा है डायग्राम में सब कुछ, ठीक है। Spherical shell as shown in the figure. The permittivity of free space is this. Which of the following statements are true? वही आपको चेक करने सारे स्टेटमेंट, ठीक है। तो पहला, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल दो भाई इस पूरे शेल का। तो शेल है, स्फेरिकल शेल है, तो अपन गॉस लॉ मतलब लगा लेते हैं यहाँ पर। तो गॉस लॉ कैसे लगाते हैं, आपको क्यू इन चाहिए, क्यू एनक्लोज्ड है ना, जो क्लोज सरफेस है उसके अंदर का चार्ज। तो मुझे एक चीज बताओ, मुझे यहाँ से तक का चार्ज चाहिए ना, क्या चाहिए मुझे बेटा, ये चार्ज चाहिए यहाँ से यहाँ तक का, ये लेंथ निकाल लो कितनी लेंथ है, ठीक है, निकल जाएगी। ये रेडियस आर है, ये रेडियस आर है ना, तो बताओ भाई ये एंगल कितना हुआ, 60 हुआ, हो गया। तो अगर ये आर है, ये 60 है, तो ये कैसा हो गया परपेंडिकुलर, ये 60 होना है यार, यहाँ पर लो 120 का आधा आधा 60, तो आर ये कितना हो गया साइन 60, तो ये डिस्टेंस होगी आर, ये वाली डिस्टेंस, ये वाली यहाँ से आर साइन 60, तो आर साइन 60 कितना √3/2, तो ये हो गया मेरे पास आर √3/2 इतना। ये भी तो कितना हुआ, वही आर √3/2, तो टोटल लेंथ कितनी होगी आर √3/2, टोटल लेंथ कितनी होगी आर √3। तो यहां से तक की लेंथ, क्यों, क्योंकि मुझे इतना ही चार्ज चाहिए, गॉस लॉ लगाना है, तो आपको स्फीयर के अंदर का चार्ज चाहिए, अंदर का चार्ज इतनी लेंथ पर है, लेंथ कितनी है आर √3, और लैम्डा क्या था, लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज ऑन यूनिट लेंथ इज लैम्डा, तो इतनी लेंथ का चार्ज जिसको हम क्यू इन बोलना चाह रहे हैं, वो लैम्डा आर √3 है। गॉस लॉ क्या होता है, 5 क्यू इनक्लोज्ड क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू इनसाइड इज दिस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आपका ऑप्शन पहला तो सही है, पहला ऑप्शन आपका एकदम सही है। Z component of the electric field is 0 at all the points। देखो यहाँ पर ये जो वायर जा रहा है क्योंकि इनफाइनाइट वायर है, और आपको पता है इनफाइनाइट वायर की वजह से जो फील्ड बनता है वो ऐसे ऐसे लेते हैं, ऐसे ये लेते हैं ना फील्ड, है ना, ऐसी होती है सिमेट्रिकल सिमेट्री इसकी, ऐसे लोगे फील्ड इसका, ठीक है। किसी पॉइंट पर जब आप क्या लेते हो, डायरेक्शन लेते हो फील्ड की, तो वो ऐसे आएगा। तो इस वायर का जो फील्ड है वो तो ऐसे जाने वाला है ना, ऐसे जाने वाला है, तो जब फील्ड ऐसे जा रहा है तो उसका Z कंपोनेंट तो आएगा ही नहीं, इस ये डायरेक्शन है, यहाँ तो है ही नहीं ना। तो इस पूरे इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट में इस स्फेरिकल सरफेस से किसी पॉइंट पर अगर मैं ऊपर या नीचे लेना चाहूँ, क्योंकि फील्ड इधर है, तो यहाँ पे या यहाँ पे कोई कंपोनेंट नहीं आएगा। तो ऑप्शन क्या बोल रहा है, Z कंपोनेंट इज 0 एट ऑल द पॉइंट्स ऑन दिस सरफेस। तो ये भी आपका सही है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है, ये वायर है, ये फील्ड न्यू जा रहा है, ऐसा कोई कंपोनेंट नहीं आएगा, ठीक है। छोड़ो, ए और बी हमारे हो गए यार। सी द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द शेल इज दिस, गलत है, फ्लक्स इतना आ रहा है तो ये कैसे आएगा, ठीक है, ये तो गलत है, फ्लक्स ये है ही नहीं। द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द शेल, नहीं भैया, यहाँ पर फ्लक्स कैसा है, हमने बोला कि डायरेक्शन तो ये है ना, नॉर्मल थोड़ी आएगा, ये अगर शेल है, वायर यहाँ से जा रहा है, तो फ्लक्स ऐसे थोड़ी आएगा, इस वायर के फील्ड ऐसे होता है, सॉरी फ्लक्स क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी आएगा, इस वायर की वजह से फील्ड तो ऐसे जाता है ना, ऐसे जाता है, ऐसे थोड़ी जाएगा, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस वायर की जो लेंथ है उसके नॉर्मल जाता है ऐसे, ठीक है, स्फेरिकल सरफेस के नॉर्मल नहीं है। तो ये जो डी है ये भी आपका क्या है, गलत है, ठीक है। तो आपके ए और बी ही सही है, क्वेश्चन नंबर 4 में आपका ए और बी सही है, ठीक है। फिफ्थ पर आ जाते हैं, फिफ्थ पर आओ।
फिफ्थ है हमारे पास ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। देखते अच्छा ये बढ़िया क्वेश्चन, बड़ा ध्यान से समझना इसको, है ना, अच्छा क्वेश्चन। वही वन और मोर देन वन, अ चार्ज शेल ऑफ रेडियस आर, एक शेल बना लेते हैं पहले अपन, इसकी रेडियस दे रखी है हमें, हाँ तो ये है हमारे पास एक शेल, ठीक है, ये शेल हो गया, रेडियस की आर ले ली, चार्ज है इस पर टोटल कितना क्यू, इसका टोटल चार्ज क्यू है ना, रेडियस इसकी आर, ये गिवन है। अब आगे बोला है गिवन फाइंड द फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पासिंग थ्रू अ क्लोज्ड सिलेंड्रिकल सरफेस, एक सरफेस करनी है मैंने, सिलेंड्रिकल सरफेस, उससे जाने वाला फ्लक्स फाई बोला है, ठीक है। रेडियस ऑफ सिलेंडर की आर है, हाइट उसकी एच है, एक सिलेंडर बनाने वाले हैं यहाँ पर, और सिलेंडर का जो सेंटर है सेम एज दैट ऑफ द शेल, मतलब ये शेल का सिलेंडर है तो यही सिलेंडर का सेंटर है। Center of cylinder is a point on the axis of the cylinder which is equidistant from its top and bottom of the surface. सिलेंडर का सेंटर ये बॉटम से और टॉप से इक्वल डिस्टेंस पर, मतलब जो सिलेंडर में बनाने वाला हूं वो इसके ऊपर जितना बनेगा उतना ही नीचे बनेगा, समझ गया ना बात, सिंपल सी बात है, सेंटर है ना यार, तो सेंटर है, यही बात इन्होंने बोली, ये सेंटर बना, जितना सेंटर ऊपर उतना नीचे। ओके, अब परमिटिविटी इज दिस, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर ट्रू। तो सिलेंडर बना रहे थे, ऑप्शन क्या है, अगर सिलेंडर की हाइट 2r से बड़ी है तो 2r, बेटा अगर इसकी रेडियस r है तो इसका डायमीटर 2r, रेडियस अगर r है तो डायमीटर कितना 2r हुआ, और सिलेंडर की हाइट 2r से ज्यादा है, आधा सिलेंडर के ऊपर आधा सिलेंडर के नीचे, मतलब सिलेंडर ऐसे चला जाएगा, ऐसे अंदर नहीं है, सिलेंडर इससे बड़ा है, सिलेंडर की खुद की हाइट 2r से बड़ी है, ठीक है, सिलेंडर का सेंटर यहाँ है, ठीक है बात, तो ये इधर तक ये बेटा ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये रेडियस आर, ये रेडियस आर, तो जो सिलेंडर बनेगा ना वो इससे बाहर निकल जाएगा, और अब वो ऐसे फैलेगा या इसके अंदर है वो डिपेंड करता है उसकी रेडियस, बेटा रेडियस क्या है 4r/5, ये ध्यान समझना, ये रेडियस तो कैपिटल आर है, ये रेडियस क्या है, ये रेडियस है कैपिटल आर, जबकि सिलेंडर की रेडियस 4r/5 है, तो कम हो गई ना सिलेंडर की रेडियस, सिलेंडर की रेडियस कम है तो सिलेंडर अंदर बनेगा, तो अब ध्यान से आप इसका डायग्राम देखना, सिलेंडर जो बनने वाला है वो अंदर बनेगा, तो उसका जो टॉप है वो तो बाहर निकल गया, तो उसको मैंने बाहर निकाल दिया, सिलेंडर का टॉप, सिलेंडर का टॉप बेटा बाहर निकाल दिया, ठीक है, और एक और बनाना पड़ेगा, एक और बनाते हैं, ऐसे ऐसे टॉप और बॉटम भी रखना आप, है ना, ऐसे इसका बॉटम भी कुछ आएगा, इसका बॉटम बॉटम ऐसे कुछ मान लो यार, ठीक है, बट इसकी जो बेटा रेडियस है वो बोला है, क्या बोला है, वो छोटी है, स्मॉल आर जो है वो कैपिटल आर से छोटी, ठीक है, ये इसमें बोला है, आ जाओ इसे मान लेते हैं, ठीक है, ये सिलेंडर मान लो ग्लास जैसा बन गया, ठीक है, ये सिलेंडर मान लेना, तो सिलेंडर की रेडियस स्मॉल आर, वो स्मॉल आर है, ठीक है, ये बड़ा छोटी है, ये स्मॉल आर, ये बोला है स्मॉल आर, ठीक है, स्मॉल आर की वैल्यू गिवन है यहाँ पर 4r/5, ये समझो, ठीक है, स्मॉल आर क्या है 4r/5 है, कैपिटल आर तो वही है। अब इस केस में ये फर्स्ट केस है, तो इस सिलेंडर का फ्लक्स पूछा है, फाइंड द फ्लक्स पासिंग थ्रू द सिलेंड्रिकल सरफेस, तो बेटा सिलेंड्रिकल सरफेस का अगर आपको फ्लक्स निकालना है तो इसका मतलब ये जो क्लोज सरफेस है, सिलेंड्रिकल सरफेस का फ्लक्स कैसे निकालूंगा, गॉस लॉ से, गॉस लॉ के लिए मुझे क्यू एनक्लोज चाहिए, अंदर वाला चार्ज चाहिए, अंदर वाला चार्ज, क्या मुझे ये चार्ज चाहिए, क्या मुझे ये वाला चार्ज चाहिए, क्या नहीं चाहिए, ये चार्ज नहीं चाहिए, क्या मुझे ये चार्ज चाहिए, नहीं भाई बाहर रह गया, स्फीयर का ये वाला पार्ट बेटा बाहर, मुझे ये वाला चार्ज चाहिए ही नहीं, तो मुझे चार्ज कौन सा चाहिए, मुझे वो चार्ज चाहिए जो अंदर रह गया, है ना, मुझे बेटा ये वाला चार्ज चाहिए, ये वाला, ये ना, ये वाला चार्ज आपको पता करना है, चार्ज कहाँ था, चार्ज था इस स्फेरिकल शेल पर, चार्ज कहाँ था स्फेरिकल शेल पर, और इस स्फेरिकल शेल का कुछ हिस्सा बाहर रह गया, कुछ हिस्सा यहाँ बाहर रह गया, ये बात समझ में आ रही है, तो बेटा अगर मुझे ये चार्ज मिल जाए ना ये वाला, तो मेरा आंसर कुछ आएगा, ठीक है, मुझे ये यहाँ से तक का चार्ज चाहिए, तो अपन एक काम करते हैं, यहाँ से यहाँ तक का चार्ज निकालने का ट्राई करते हैं, कैसे, टोटल चार्ज तो पता है, अगर मुझे ये वाला एरिया मालूम पड़ जाए, ये वाला, समझो चीज को, मुझे सिलेंडर का टोटल चार्ज निकालना है, कौन सा, अंदर वाला एनक्लोज चार्ज निकालना है, तो यहाँ देखो मैं इसको आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर, ठीक है, ये लिखा, ये कैप दिख गई आपको ऊपर वाली कैप, ये वाला, अगर मुझे
इस स्फेयर का ये वाला, ये जो कैप है स्फेयर की कैप जो अंदर दिख रही है, ऐसी कैप नीचे भी है, ऐसी ही कैप नीचे भी, उसको मैं नहीं बना रहा, डबल कर लेंगे। जितना चार्ज इस कैप पर है उतना ही चार्ज नीचे वाली कैप पर है। ये वाली दोनों कैप बाहर है, स्फेरिकल कैप ये बाहर है, मुझे इससे पता नहीं ये वाली बाहर, सही। तो मुझे बड़ा ये चार्ज चाहिए। अब कैसे देना ध्यान से, तो मुझे पहले एक चीज बताओ, मैं इसको थोड़ा सा वापस से रब कर लूं, तो रब कर लेते हैं, ठीक है। ध्यान से बनना, आप समझ गए अपन को क्या चाहिए भाई, ये वाला चार्ज चाहिए, ये वाला पूरा स्फेरिकल कैप है यहाँ पर, उसका चार्ज चाहिए। अब आप एक चीज बताओ कि स्मॉल आर ये रेडियस होगी, बेटा ये रेडियस हो गई ना, ये वाली रेडियस है। और अगर ये मैं आपसे बोलूं कि भाई ये जो डिस्टेंस है ये क्या है, ये कैपिटल आर है ना, यहां से यहां तक कैपिटल आर हो गया, ठीक है। और ये डिस्टेंस ये वाली ये वाली ये वाली ये वाली होगी आपकी स्मॉल आर, हो गई स्मॉल आर। तो आप मुझे एक चीज बताओ, ये कैपिटल आर है, ये आपका स्मॉल आर है, समझो इस चीज को। यहां से ये इस स्फेयर तक की डिस्टेंस मतलब स्फेयर की रेडियस कैपिटल आर, यहां से यहां तक की डिस्टेंस, यहां से बड़ा यहां तक इतना सिलेंडर की रेडियस स्मॉल आर, ठीक है। स्मॉल आर छोटी है विच इज 4 बाय, मैं फर्स्ट केस ले रहा हूँ, आर को लिया हुआ अपन ने 4r/5। तो आप मुझे एक चीज बताओ कि अगर मैं इस एंगल को थीटा बोल दूं, इसको मैं थीटा बोल दूं, तो इस डायग्राम के हिसाब से साइन थीटा हो गया P/h हो गया, और स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर, ये रहा स्मॉल आर अपॉन कैपिटल, इट इज 4/5, 4/5। तो थीटा कितना आ गया आपका 53 आ गया। साइन की वैल्यू 4/5 कितनी पर होती है 53, तो ये एंगल 53 हो गया, हो गया 53। अब आप बताओ ये जो कैप है, ये जो कैप है इसका एरिया थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, ये अगर मुझे एरिया चाहिए, ठीक है, और अगर आपके पास ये एंगल कितना है थीटा है, रेडियस अगर आर है, तो ये जो एरिया था कैसे सॉलिड एंगल से निकालते हैं, ठीक है। हमने थोड़ी देर पहले लिखा था भाई, जाके देखना क्या था एरिया, 2πr² और 1 माइनस कॉस थीटा, सही है। दिस इज द एरिया 2πr² 1 माइनस कॉस थीटा, ये एरिया है। पसंद आ गई, सॉलिड एंगल नहीं, सॉलिड एंगल की हेल्प से अपन ने एरिया जो अपन ने देखा था पीछे, सॉलिड एंगल अगर आप देखो क्या था भाई 2π × 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। और सॉलिड एंगल क्या होता है, वही एरिया अपॉन r² होता है, एरिया अपॉन r², तो r² यहाँ भेज देना। तो ये एरिया है इस कैप का, ये समझो इस चीज को, ये एरिया है इस कैप का। तो मुझे इस कैप का एरिया मिल गया, इस वाली कैप का। तो चार्ज कैसे निकालेंगे, आपको टोटल चार्ज तो दे रखा है, टोटल चार्ज कैपिटल क्यू, और वो टोटल चार्ज पूरे स्फीयर पर है, पूरे स्फीयर पर है। तो स्फीयर की सरफेस का एरिया क्या होता है 4πr²। तो मुझे बताओ अगर आपको टोटल चार्ज मिला हुआ है, तो चार्ज सिग्मा क्या होता है भाई, चार्ज पर यूनिट एरिया, टोटल चार्ज ऑफ द स्फीयर, टोटल एरिया ऑफ द स्फीयर। तो सिग्मा मुझे पता है, चार्ज पर यूनिट एरिया स्फीयर के लिए सिग्मा पता है। तो अगर यूनिट एरिया का बेटा चार्ज इतना है, तो आपके पास इस एरिया का चार्ज कितना होगा 2πr², 1 माइनस कॉस थीटा। इस एरिया पर कितना चार्ज आएगा, क्या करोगे, है ना। अगर यूनिट एरिया पर इतना है तो वो जो चार्ज आएगा कितना आएगा, यूनिट बेटा ये यूनिट एरिया का चार्ज हुआ, ये यूनिट एरिया का चार्ज है, तो 2πr², 1 माइनस कॉस थीटा पर चार्ज कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। और ऐसे हमारे पास ऊपर भी एक कैप है और नीचे भी एक और कैप है। तो हमें अगर टोटल चार्ज चाहिए सिलेंडर के अंदर का, तो क्या करोगे, इसका डबल और करना पड़ेगा। बात समझ में आई, ऊपर वाली कैप भी है नीचे वाली कैप भी है, एक सिंगल कैप का चार्ज लिखा था मैंने, डबल कर दिया। तो ये जो चार्ज मुझे मिला, ये 2 × 2, तो ये बेटा ये तो आपका गया पूरा, क्या मिला Q 1 माइनस कॉस थीटा। और थीटा कितना निकाला था मैंने अभी, थीटा कितना भाई 4/5 ये रहा थीटा 4। तो यहाँ पर डाल दूं Q 1 माइनस कॉस कितना 53, कॉस 53 3/5 क्या था भाई, थीटा 53, थीटा 53, तो ये तो 3/5 हो गया, 3/5, तो 5 और ये हो जाएगा Q इंटू 2/5, तो ये हो जाएगा आपका एनक्लोज चार्ज आ गया Q इनसाइड 2q/ε0। तो फ्लक्स कितना बना, फ्लक्स हुआ आपका Q एनक्लोज Q इनसाइड अपॉन ε0, तो 2q/5 ε0। तो आपका ऑप्शन देखो जाके क्या है।
फ्लक्स आना चाहिए इस कंडीशन में, ये तो कुछ और बोल रहा है भाई। ऑप्शन ए तो हमारा गलत हो गया, हमारा तो नहीं आ रहा, ए इज रॉन्ग। अब आपको बोला है कि H इज ग्रेटर देन 2R, बट R जो है रेडियस ऑफ सिलेंडर बेटा, जो पहले 4R/5 थी वो 3R/5 है। तो यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन कर लेते हैं। ये जो अगर मैं इसको लिखूं यहाँ पे, अगर मैं 4R/5 दे 3R/5, 3R/5 तो 4/5 की जगह 3/5 आ जाएगा। और साइन 3/5 कितना होता है? 37 होता है। यहाँ पर 37, और 37 अगर आप यहाँ पुट करते हो, cos 37 कितना होता है? 4/5। तो जगह 1 - 4/5 1/5, तो ये आंसर आएगा इस बार q/5, और आपका जो फ्लक्स बन जाएगा वो जाएगा q/5 एप्सिलॉन नॉट। इस बार आपका आंसर शायद आ गया ना, q/5। तो इसका आपका आंसर सही है भाई, ऑप्शन बी तो हमारा सही आ रहा है। तो बी सही है, आपका ए अभी तक गलत है। ठीक है, सही है। अब आगे बोला गया इफ एच लेस देन है 8R/5 और आर सिलेंडर का इतना है, एच हाइट 8R/5 से छोटी है। अब वापस देखना, देखो अपन ये कर ले, देखो वापस बनाते हैं। ये आपके पास हो गया आपका सिलेंडर, ठीक है। इसकी जो हाइट बेटा 8R/5 से छोटी है, इसका मतलब क्या हुआ? हाइट इज लेस देन 8R/5, लेस देन 8R/5। तो अगर सिलेंडर की हाइट 8R/5 है, तो सेंटर से ऊपर और सेंटर से नीचे कितना कितना हुआ? इसका आधा 4R/5, सेंटर से ऊपर 4R/5, नीचे 4R/5, उससे छोटी हाइट है, ठीक है। अब अच्छा, ये 4R/5 ये तो R से छोटा है। हाइट जो है सेंटर के ऊपर सिलेंडर जितना है उतना नीचे है, और सेंटर के ऊपर वाली जो हाइट है वो इससे भी छोटी है। पर बेटा ये जो रेडियस है तो R का 4/5 टाइम्स है, तो ये तो कैपिटल R से भी छोटी है। कैपिटल R से छोटी है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सिलेंडर जो हमने यहां बनाया था इससे पहले, यहां पर बेटा इसकी जो ये वाला जो पार्ट है, ये कैपिटल R, ये बेटा कैपिटल R, ये क्या है? कैपिटल R, रेडियस ऑफ द स्फीयर उससे छोटी है, तो ये पार्ट नीचे सरक जाएगा। समझो इस चीज को क्या बोलना चाह रहा हूं, ये वाला पार्ट इस कैपिटल R से कम है, तो ये नीचे आ जाएगा, नीचे सरक के। तो अब नीचे जब आ जाएगा सिलेंडर के, तो जो स्फीयर है बेटा उसका जो पोर्शन है वो ऐसे कुछ होगा, ऐसे, ये ऐसे होगा। अब ये जो रेडियस है, सिलेंडर नीचे तो आ गया। अब एक सोचो, सिलेंडर नीचे आ गया, ठीक है। अब क्या ये सिलेंडर इतना नीचे आ जाए कि पूरा का पूरा ही सिलेंडर इस स्फीयर के अंदर आ जाए? हमें क्या पता कि कितना पोर्शन बाहर जा रहा है, कितना नहीं आ रहा, चेक करना पड़ेगा, क्योंकि रेडियस सिलेंडर की ना छोटी है। आप देखो ऑप्शन में जो रेडियस है सिलेंडर की वो 3R/5 है, ऑप्शन नंबर जो सी ऑप्शन है। रेडियस स्फीयर से छोटी है, तो यहां से तो अंदर आ गया, और हाइट भी छोटी हो रही है, तो क्या सिलेंडर पूरा ही स्फीयर के अंदर आ जाएगा? क्या ये सिलेंडर, क्या पूरा सिलेंडर स्फीयर के अंदर आ जाएगा? क्या ये पूरा सिलेंडर ऊपर से भी अंदर और साइड से तो अंदर है, यहां से तो अंदर ही, क्या ये भी अंदर आ जाएगा? है ना। तो चेक करते हैं, देखो कैसे। देखो सिलेंडर की हाइट हमने बोला है क्वेश्चन में, यहां से तक का, यहां से यहां तक का ही पोर्शन, ऊपर का जो पोर्शन है वो 4R/5 से छोटा, 4R/5 से छोटा है। मान लेते हैं जितना छोटा वो बराबर है। अगर ये है आपका रेडियस ऑफ सिलेंडर विच इज 3R/5, दिस इज 3R/5, और ये जो हाइट है, ये हाइट में अगर बेटा 4R/5 ही थोड़ी देर के लिए मान लो छोटी है, तो आप एक काम करो, ये निकालो। ध्यान से क्या कर रहा हूं मैं, 3R/5, ये 4R/5 ही मान लिया मैंने, जो कि है कम है इससे। तो अगर मैं ये निकालूं हाइपोटेन्यूज, कितना आएगा? रूट में इसका स्क्वायर 16R²/25, 9R²/25। हाइपोटेन्यूज निकाल रहा हूं मैं, तो 16 9 25, नीचे ही 25, ये बेटा एग्जैक्टली R आ जाएगा। तो ये जो कॉर्नर है सिलेंडर का, सेंटर से वो R डिस्टेंस पे चला जाएगा, और कैपिटल R क्या है? इस स्फीयर की रेडियस है। इसका मतलब ये स्फीयर और सिलेंडर का जो टॉप है वो बेटा इस स्फीयर की बाउंड्री को टच कर लेगा, क्योंकि मैंने ये वाली डिस्टेंस निकाली है। सिलेंडर के सेंटर से स्फीयर के सेंटर से ये डिस्टेंस निकाली, और ये एग्जैक्टली R आई। कब? जब सिलेंडर की रेडियस ये 3R/5 ली और हाइट 4R/5 ले ली। तो अगर हाइट 4R/5 से और कम है
बड़ा ये पोर्शन और नीचे उतर जाएगा और नीचे आ जाएगा, ये भी इधर चला जाएगा, तो सिलेंडर कंप्लीटली अंदर आ जाएगा। बस सिलेंडर कंप्लीटली अंदर आ गया, इसका मतलब सिलेंडर पूरा ही अंदर है स्फीयर के, तो सारा का सारा चार्ज वो तो स्फीयर पर बैठा है, सिलेंडर के अंदर तो कोई चार्ज ही नहीं बचा। ठीक, क्यू इनसाइड जो है या क्यू एनक्लोज आपका जीरो हो जाएगा, सारा चार्ज सिलेंडर के बाहर चला गया, तो इस केस में जो फ्लक्स है वो जीरो आएगा। तो आपका ऑप्शन सी यहाँ पर सही है, सी आपका सही है। डी भी चेक करना पड़ेगा, हाइट 2r से बड़ी है, हाइट सिलेंडर की 2r से बड़ी, मतलब ये यहां से भी ऊपर चला जाएगा, यहां से भी नीचे चला जाएगा, और रेडियस स्फीयर की रेडियस से भी बड़ी है, मतलब बेटा ये जो रेडियस है सिलेंडर की ये इधर चली जाएगी, ये इधर, मतलब सिलेंडर ऐसे भी एक्सपेंड है, ये ऐसे भी एक्सपेंड है, तो सिलेंडर की खुद की रेडियस स्फीयर की रेडियस से बड़ी है, हाइट भी बड़ी है, तो सिलेंडर कंप्लीटली बाहर है और स्फीयर अंदर हो गया। ये सिचुएशन ठीक उल्टी है इस वाली, इसका ठीक उल्टा है कि जो आपका सिलेंडर है वो बेटा ऊपर से भी बाहर निकल गया और साइड से भी बाहर निकल गया और स्फीयर पूरा अंदर आ गया। स्फीयर पूरा अंदर आ गया मतलब स्फीयर का सारा चार्ज, स्फीयर का सारा चार्ज सिलेंडर के अंदर है, और अगर सारा चार्ज जो क्वेश्चन में गिवन है वो क्यू है, तो सिलेंडर का फ्लक्स हो जाएगा क्यू एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू एनक्लोज मतलब टोटल चार्ज, क्यू ही तो है, सारा का सारा चार्ज आ जाएगा स्फीयर का कहां, सिलेंडर के अंदर, तो आपका ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो बेटा तीन ऑप्शन कौन कौन से, बी सी और डी, ये तीनों ही यहाँ पर आपके सही हो जाएंगे। बी सी और डी ये तीनों ऑप्शन आपके क्या है, सही है, करेक्ट है, सही है। चलो बढ़िया, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्या है, अच्छा इंटीजर टाइप आ गया। A circular disk of radius r carries surface charge density sigma। तो एक डिस्क है यहाँ पर हमारे पास, ठीक है, एक डिस्क बना लेते हैं पहले। डिस्क के लिए आपको सिग्मा दे रखा है, अब जहां से सिग्मा को देखो, बड़े सिग्मा कांस्टेंट नहीं, ये है आपका ये डिस्क, ठीक है, इसकी जो सिग्मा है वो कांस्टेंट नहीं है, वो वेरी करती है, ठीक है, डिस्क है ना, तो इसको अपन थोड़ा सा फिल कर लेते हैं। ठीक, ये डिस्क हो गई। अब सिग्मा आपको दे रखा है तो सिग्मा लिख लो यहाँ पर, सिग्मा कितना है, सिग्मा है कितना, सिग्मा नॉट 1 माइनस स्मॉल r अपॉन कैपिटल R। कैपिटल R यहाँ पर सिग्मा नॉट कांस्टेंट है, स्मॉल r इज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। स्मॉल r क्या है बेटा, डिस्क के सेंटर से कोई डिस्टेंस लो, यहां से ये कोई डिस्टेंस है स्मॉल r, ठीक है। कैपिटल R डिस्क की रेडियस है, वो तो ऑब्वियस है, ये गिवन है। Electric flux through a large spherical surface that encloses the charged disk completely is phi naught। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है एक स्फेरिकल सरफेस का, एक बड़ा सारा स्फीयर, बड़ा सारा स्फीयर जिसने इसको पूरा इंक्लोज कर लिया, उसका फ्लक्स यहाँ पर फाइ नॉट बोला है, तो अपन एक काम कर लेते हैं, उस स्फीयर का फ्लक्स लिख लेते हैं, वो होगा क्यू एनक्लोज या क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो मुझे इस स्फीयर के अंदर का चार्ज चाहिए, चार्ज किसका, डिस्क का चाहिए, और डिस्क का चार्ज निकलेगा बेटा कहां से, सिग्मा से। सिग्मा कांस्टेंट नहीं, वेरिएबल है, तो कैसे निकाले बोलो, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसका टोटल चार्ज कैसे निकालते हैं भाई, वही वेरिएबल है तो लगेगा इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर आप क्या करो, एक छोटी सी रिंग कर लो इमेजिन, एक छोटी सी रिंग करना इमेजिन, रेडियस तो इस रिंग की क्या है, आर दिख रही है आपको, रेडियस हो गई आर, और इसकी जो विड्थ है वो छोटी सी विड्थ डी आर हो गई, रिंग की रेडियस आर और विड्थ डी आर। तो इस रिंग का एरिया कितना हुआ भाई, एरिया हो गया इसका, इस रिंग का एरिया, रिंग का एरिया कितना हुआ, 2 पाई आर लेंथ इनटू विड्थ, लेंथ है इस रिंग की 2 पाई आर और विड्थ क्या है इसकी डी आर, ठीक है, एरिया हो गया इसका इतना। आप बताओ इस एरिया पर चार्ज कितना आएगा, जब यूनिट एरिया पर चार्ज सिग्मा है, सिग्मा मतलब वही चार्ज डेंसिटी, जब यूनिट एरिया पर चार्ज सिग्मा है तो इतने एरिया का चार्ज इनटू, तो हमारे पास जो इस छोटी सी रिंग का चार्ज आया डी क्यू, वो आया 2 पाई आर डी आर इनटू सिग्मा, सही है। मुझे निकालना है इस पूरी डिस्क का चार्ज, तो आपको पता क्या करेंगे, क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, क्या करेंगे, कर दो इसका इंटीग्रेशन, 2 पाई आर डी आर, और ये सिग्मा डाल दो यहाँ पर, सिग्मा जो दे रखा है वो यहाँ पर मैंने पुट कर लिया है, ठीक है, सिग्मा डाल दिया मैंने। स्मॉल आर, स्मॉल आर यहां से लेकर यहां तक वेरी करेगा स्मॉल आर, जब ये रिंग यहां लूंगा तो स्मॉल आर 0, जब ये रिंग यहां तक ले जाऊंगा तो स्मॉल आर कैपिटल आर, तो स्मॉल आर क्या है 0 टू कैपिटल आर, इसका आप करो इंटीग्रेशन भाई, तो यहां करके देख लेते हैं, ठीक है। तो जो क्यू मिलेगा मुझे टोटल चार्ज
वो आएगा 2 पाई आर, 2 पाई बाहर कर लो, 2 पाई बाहर, सिग्मा नॉट आपका बाहर, 2 पाई बाहर, सिग्मा नॉट बाहर, अंदर रहेगा आपका आर, इंटीग्रेशन में ये बेटा आर में देखो क्या कर रहा हूँ मैं, इस आर को और इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ओपन कर रहा हूँ, आर स्क्वायर बाय कैपिटल आर, समझ लो अच्छे से, ठीक है। देखो आ गया 2 पाई अपन ने बाहर लिया है, सिग्मा नॉट बाहर लिया है, आर और ये ब्रैकेट ओपन कर लिया मतलब इंटू कर लिया, और डी आर तो ही सी, इसका सिंपल सा इंटीग्रेशन है, ठीक है। करते हैं इसका इंटीग्रेशन, तो चार्ज आपको मिलेगा 2 पाई सिग्मा नॉट स्मॉल आर का हो जाएगा आर स्क्वायर बाय 2 माइनस आर क्यूब बाय 3 कैपिटल आर, लिमिट्स यहाँ पर क्या है, मुझे टोटल चाहिए, पूरा ही चाहिए, 0 टू कैपिटल आर, ये लिमिट्स हो गई, तो मुझे मिल जाएगा 2 पाई सिग्मा नॉट, लिमिट डाल दें कैपिटल आर, तो आर स्क्वायर बाय 2 माइनस आर क्यूब अपॉन आर है तो आर स्क्वायर बाय 3, 0 डालोगे तो 0 खत्म हो जाएगा, तो चार्ज आ रहा है हमारे पास, यहाँ पर एलसीएम लोगे आप तो 6, तो ये हो जाएगा 2 पाई सिग्मा नॉट, एलसीएम लिया 6, तो 3 आर स्क्वायर माइनस 2 आर स्क्वायर, आर स्क्वायर, सही कर रहे हैं ना, तो ये 2 से कट जाएगा, ठीक है। तो चार्ज मिल गया आपको फाइनली पाई सिग्मा नॉट आर स्क्वायर बाय 3, चार्ज आ गया। तो क्यू इन जो फ्लक्स आया है, इन्होंने फाई नॉट बोला है, फाई नॉट आ गया हमारे पास, फाई नॉट कितना है बेटा, क्यू एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो फाई नॉट जो आ रहा है, क्यू एनक्लोज कितना निकाला हमने, पाई सिग्मा आर स्क्वायर बाय 3, पाई सिग्मा आर स्क्वायर बाय 3, ये चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो पूरी डिस्क का चार्ज निकाल लिया, और वो पूरी डिस्क ही स्फीयर के अंदर थी, तो इस स्फीयर का फ्लक्स फाई नॉट इन्होंने बोला था वो इतना आया है। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोला है उस पर आते हैं, क्या बोला है भाई, आ गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अनदर स्फेरिकल सरफेस, एक स्फेरिकल सरफेस और है, उसकी रेडियस बेटा r/4 है, उसकी रेडियस r/4 है, जो डिस्क की रेडियस है उससे r/4 ही है, एंड कॉन्सेंट्रिक विद द डिस्क इज 5, तो आपके पास ना, आपके पास तो डिस्क तो वही है, डिस्क वही, इसकी रेडियस क्या थी भाई, डिस्क की रेडियस थी आपके पास, डिस्क की रेडियस r थी, है ना, इसकी रेडियस r थी, ठीक है। बट यहाँ पर एक स्फीयर है जिसकी रेडियस r/4 है, स्फीयर की रेडियस r/4 है, तो यहाँ पर आप एक स्फीयर इमेजिन कर लो, ये स्फीयर, ठीक है, ये स्फीयर है, इसकी रेडियस है बेटा क्या, r/4, तो अगर इसकी रेडियस r/4 है स्फीयर की, है ना, तो छोटा स्फीयर है, ऑब्वियस सी बात है, तो डिस्क काफी बड़ी है, स्फीयर छोटा है, तो स्फीयर के अंदर आपको यहाँ पर कुछ एरिया दिखेगा, एरिया ये वाला, डिस्क का कुछ पोर्शन इस स्फीयर के अंदर, सारा नहीं है क्योंकि डिस्क बड़ी है, स्फीयर आपका छोटा रह गया, तो इस स्फीयर के अंदर जो आपको ये दिखेगा शेडेड पार्ट, इसकी रेडियस r नहीं है, इसकी रेडियस r/4 है, जो स्फीयर की रेडियस वो इस पार्ट की रेडियस, समझ गए बात, एक शीट है बड़ी सारी प्लेन, उसको एक स्फीयर ने ऐसे आर पार्ट कट कर दिया, है ना, और हेमिस्फीयर ऊपर है, आधा हेमिस्फीयर नीचे, क्योंकि सेंटर यहाँ पर है, ठीक है। तो जितनी रेडियस स्फीयर की उतना ही यहाँ पर आपको एक पार्ट दिखेगा कटआउट डिस्क का, ठीक है। तो अगर बेटा ये रेडियस r/4 है, तो आपको क्या करना है, यहां से लेकर यहां तक का चार्ज निकालना है, जितना उस छोटी डिस्क पर आएगा, बड़ी डिस्क तो क्या है, बड़ी डिस्क का कुछ पोर्शन तो बाहर रह गया, ठीक है, स्फीयर की साइज छोटी थी तो अंदर एक छोटी डिस्क बना लो, स्फीयर के अंदर यहाँ पे एक छोटी डिस्क देख लो, क्या ये स्फीयर है, तो यहाँ पर एक छोटी डिस्क देख लो, तो आपने पहले 0 से लेकर r लिमिट लगाई थी पूरा चार्ज निकालने में, अब 0 से r/4 लिमिट लगा दो, क्योंकि मुझे यहां तक का चार्ज चाहिए, यहां तक का, करना कुछ नहीं है, करना ये है, ये जो आपने किया इंटीग्रेशन, यहाँ पर लिमिट जो डाली है r/4 डलेगी 0 से, तो मैं इसको दोबारा सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो सॉल्व कर लेते हैं भाई, यही कर लेते हैं, क्या चेंज करना, यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, लिमिट डालनी है बस, है ना, लिमिट ही डालनी है आपको, तो ये हो जाएगा, यहाँ डाल देते हैं 2 पाई सिग्मा, ठीक है, यहाँ लिमिट आ रही भाई 0 टू r/4, तो r/4 यहाँ डलेगा r/4, तो r का स्क्वायर बाय 4 का स्क्वायर 16 इंटू 2 32 माइनस r/4 का क्यूब, r/4,
तो आर क्यूब अपॉन आर, तो ये तो आर स्क्वायर बाय 4 क्यूब करेंगे अपन, तो 4 4 16 और ये 64 इंटू 3, 64 इंटू 3 यार वो भी कर लेते हैं, चलो 64 इंटू 3 जो भी आएगा, ठीक है। और जीरो अलग तो खत्म हो जाएगा। अब ये सॉल्व कर लेते हैं। 2 पाई, ये एप्सिलॉन थोड़ी तो सिग्मा नॉट है यार, ये क्या है, ये सिग्मा नॉट था ना, 2 पाई सिग्मा नॉट, 2 पाई सिग्मा नॉट। कैलकुलेशन भी ध्यान से करनी है। 32 बाहर निकाल रहा हूं मैं, 32 बाहर ले लेते हैं, 32 बाहर, तो ये आर स्क्वायर और ये 6 है ना, 32 बाहर, तो ये 2 2 3 6 6 आर स्क्वायर, तो ये 5 आर स्क्वायर बाय 6, सही है क्या, सही है, ठीक है। तो ये आपके पास कुछ आ रहा है चार्ज, कुछ और कटेगा, 2 से काट लेते हैं, 16 6 90, so क्यू इस बार आ रहा है 5 आर स्क्वायर पाई सिग्मा नॉट अपॉन क्या 96, ठीक है। ये इस बार का चार्ज पूछा गया है अपन से, पूछा गया। अच्छा अगला फ्लक्स निकाल लो, अब फ्लक्स निकाल लो। ये तो पहले वाला फ्लक्स था, नया वाला जो फ्लक्स है, नया वाला फ्लक्स पाई आर स्क्वायर सिग्मा या सिग्मा नॉट जो भी था यार, सिग्मा नॉट था, ठीक है। पाई आर स्क्वायर सिग्मा नॉट 5 बाय 96, 5 बाय 96 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, समझो इस चीज को, कैलकुलेशन ही है, लिमिट चेंज हुई है बस, बाकी सब कुछ मैंने वही किया है, आप खुद से ट्राई कर सकते हो इजीली। पहले वाला जो फ्लक्स था वैसे ही निकालना है, क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, पहले जो चार्ज निकाला उसको अपन डिवाइड किया एप्सिलॉन नॉट से, यहाँ पर भी कर दिया है, तो पाई आर स्क्वायर सिग्मा नॉट, यहाँ पर 5 बाय 16 एक बार फिर चेक कर लो यार, गड़बड़ नहीं चला, ठीक है। अब आपको 5 नॉट अपॉन 5 करना है, यही तो करना है, 5 नॉट अपॉन 5, तो 5 नॉट 1/3 और ये आपका 5 बाय 96, तो ये 96 बाय 15, यहाँ पे छोड़ लो, चेक कर लो, 6.4, तो रेशो आ रहा है हमारे पास 6 पॉइंट, ठीक है 6.4, चेक कर लेते हैं, क्वेश्चन था 6 का 6.4 क्या है, ठीक है भाई आ गया, चलिए बेटा ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 हुआ, ठीक है। अब आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। A charge q is surrounded by a closed surface, एक सरफेस दिख रही है यहाँ पर मुझे, चार्ज दिख रहा है, ऊपर हेमिस्फीयर नीचे कोन दिख रहा है, साफ साफ ये लिखा हुआ है यहाँ पर, कोन की हाइट h है और ये रेडियस इस बेस की r है, हेमिस्फीयर की रेडियस भी r है, क्लियरली सब कुछ दिख रहा है यहाँ पर। The reflective flux through the conical surface, इस कोन से जाने वाला फ्लक्स, देखो क्वेश्चन बड़ा आसान है यार ये, है ना। मुझे एक चीज बताओ यार, अगर यहाँ पर अगर कोन नहीं होता, यहाँ पर अगर स्फीयर ही होता, क्या फर्क पड़ जाता? अब सोचो क्यों फर्क पड़ेगा सर, शेप अलग है, एरिया अलग है, अरे यार ये रहा कौन आपका, तो अगर इस चार्ज की वजह से जो लाइंस नीचे वाले हेमिस्फीयर से पास हुई है वही लाइंस तो कौन से जाएंगी, क्या फर्क पड़ जाएगा, तो जो लाइंस नीचे वाले हेमिस्फीयर से जा रही है वही कौन से जा रही है, मतलब क्या, मतलब कुछ नहीं यार, ऊपर वाला हेमिस्फीयर और नीचे हेमिस्फीयर एज्यूम कर लो, ठीक है, नीचे वाले कोन की जगह नीचे वाले हेमिस्फीयर का फ्लक्स निकालो, मतलब सिचुएशन अगर ये होती, यहाँ पर चार्ज बैठा होता सेंटर पे और मैं से पूरा ही फ्लक्स पूछ लेता, पूरा ही पूछ लेता आपसे, पूरा का पूरा, कितना बोलते हैं, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट बता ना इस पूरे का, तो गॉस लॉ से, तो ऊपर या नीचे का ही पूछता, या तो ऊपर का पूछता या नीचे का पूछता, तो आधे का पूछता तो कितना देते, कितना बताते, तो नीचे वाले हेमिस्फीयर का फ्लक्स इतना है, मतलब नीचे वाले कौन का फ्लक्स मैंने लिख दिया, क्वेश्चन बोल रहा है भाई इतना है, ये फ्लक्स इतना है, एन क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नॉट, ये ऐसा बोल रहे हैं। तो आपसे यार एन पूछा, बड़ा आसान क्वेश्चन है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाय एप्सिलॉन, तो एन की वैल्यू कितनी आ रही है 6/2, तो 3 आ रही है, एन इज 3, तो आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 जाके चेक कर लो इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 7 इट इज 3, लास्ट का आंसर भी 3 ही आ रहा है यहाँ पर, तो भी देख लेते हैं अपन फटाफट क्या है लास्ट क्वेश्चन हमारा। तो लास्ट क्वेश्चन आपके सामने भी 2024 का है, इंटीजर टाइप, अ चार्ज इज केप्ट एट द सेंट्रल पॉइंट P ऑफ अ सिलेंड्रिकल रीजन, सिलेंडर दिख रहा है, P पॉइंट पर कोई चार्ज है, ठीक है पॉजिटिव नेगेटिव जो भी होगा, द टू एजेस सबटेंड अ हाफ एंगल थीटा, यहाँ पर कोई एंगल आपको दिख रहा है, उस एंगल की यहाँ पर बात चल रही है, व्हेन थीटा इज 30 डिग्री द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज 5, if theta is 60 degree the electric flux is 5/√r, अच्छा किसका फ्लक्स है,
इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द कर्व सरफेस ऑफ सिलेंडर है, टोटल फ्लक्स नहीं भैया, सिलेंडर की जो कर्व सरफेस है सिर्फ उसका फ्लक्स है ना, सिलेंडर का पूरा नहीं बोल रही है, सिर्फ कर्व सरफेस का फ्लक्स। मतलब क्या, देखो अगर पूरा होता तो निकालता अपन गॉस लॉ से, तो कर्व सरफेस का अगर मैं फ्लक्स लिखना चाह रहा हूं, फ्लक्स पासिंग थ्रू कर्व सरफेस एरिया, तो टोटल फ्लक्स माइनस माइनस इन दोनों सर्कुलर एरियाज का फ्लक्स। समझो सिलेंडर है, सिलेंडर का टोटल फ्लक्स निकाल सकते हैं गॉस लॉ से, उसमें से अगर मैं ऊपर वाला और नीचे वाला फ्लक्स माइनस कर दूं, ऊपर वाला और नीचे वाला फ्लक्स माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या बचेगा, कर्व सरफेस का फ्लक्स बच जाएगा, और क्या बच जाएगा, है ना। तो अपन यही कर लेते हैं, फ्लक्स पासिंग थ्रू कर्व सरफेस एरिया। फाइव टोटल कैसे निकालते हैं भाई, गॉस लॉ से, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, सेंटर का जो चार्ज है तो आप क्यू बोल लो, सेंटर का जो चार्ज है क्यू मान लो उसको, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट माइनस ट्वाइस ऑफ, अब सर्कुलर एरिया का फ्लक्स क्या होता है भाई, अपन ने बोला था कि अगर आपके पास कोई डिस्क है, स्टार्टिंग में आया था ना क्वेश्चन, स्टार्टिंग में ये था आपके पास कोई डिस्क है, कहां गया था, क्या हो ये यही शायद, अगर आपके पास कोई डिस्क है, यहां समझाया था मैंने, इस डिस्क का अगर आपको फ्लक्स निकालना है, डिस्क का फ्लक्स निकालना है इस वाले पार्ट का, क्या होता है, ये रहा फॉर्मूला, क्यू बाय 2 एप्सिलॉन 1 माइनस cos थीटा, फिर रिपीट हो गया, क्यू बाय 2 एप्सिलॉन 1 माइनस cos थीटा, क्वेश्चन ही खत्म हो गया था यार, फॉर्मूला बेस्ड है ना। तो अगर मैं वही आपसे बोलूं कि भाई इस फॉर्मूला तो सेम ही लग रहा है ना, क्योंकि ये डिस्क है, ये क्या है, डिस्क है, इसको मैं ऐसे बनाता हूँ ऊपर डिस्क, और यहाँ पर एक चार्ज कुछ बैठा हुआ है, यहाँ चार्ज बैठा हुआ है, ये एंगल क्वेश्चन बोला है थीटा, तो इसकी वजह से इसका फ्लक्स, इसकी वजह से इसका फ्लक्स, तो डिस्क ही तो हो गई ना ये, क्या फॉर्मूला होता है, क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट 1 माइनस cos थीटा, तो ट्वाइस इसको आप लिखोगे क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, कैपिटल क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट और 1 माइनस cos थीटा। अब देखो ये यहाँ पर 2 क्यों लगाया था, समझ रहे हो कि ऊपर वाली डिस्क और नीचे वाली डिस्क दो से जाएगा फ्लक्स, है ना, नीचे भी तो थी भाई, दो से जाएगा ना, सर्कुलर एरिया दो है, ऊपर भी है नीचे भी सर्कुलर एरिया दो है, 1 माइनस cos थीटा, सही। अब ये इसको 2 से 2 काट लो, तो देखो ये क्यू बाय एप्सिलॉन और ये क्यू बाय एप्सिलॉन माइनस का है, तो कटेगा, अंदर बचेगा, अंदर क्या बचेगा, क्यू बाय एप्सिलॉन और साथ में cos थीटा, ये तो बचेगा, चेक कर लो भाई, ये कटा तो क्यू बाय एप्सिलॉन साथ में cos थीटा बच गया, माइनस माइनस प्लस कर दिया, तो ये कर्व सरफेस एरिया का फ्लक्स है, आ गया भाई। अब क्वेश्चन क्या उस पर आ जाओ, पहले ये फ्लक्स 30 डिग्री था, 30 डिग्री पर कितना था, कुछ था भाई पहले, क्या था, द फ्लक्स इस फाई, ये रहा, मिस हो गया ना, पहले ये फ्लक्स फाई बोला है, इस फ्लक्स को उन्होंने फाई बोला है पहले वाला, द फर्स्ट केस फ्लक्स इज फाई व्हेन एंगल इज 30, तो 30 डाल दो यहाँ पर, तो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट cos 30 √3/2 हो जाता है, सही है नहीं यार। और जब ये कितना हुआ एंगल, जब ये एंगल हुआ आपका 60, तो अब नया जो फ्लक्स है उसको अगर मैं फाई डैश मान लूं, तो इस फॉर्मूले में क्यू बाय एप्सिलॉन इनटू cos थीटा वाले फॉर्मूले में थीटा 60 है, या थीटा चेंज करना है, थीटा पहले डाला यहाँ पर 30 है ना, यहाँ पर डाला मैं 30, अब डाला वहां पर कितना 60, तो cos 60 यहाँ डाल दो, थीटा की जगह 60, cos 60 हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, तो ये नया फ्लक्स और इतना हो गया। तो अगर आप यहाँ से इनको रिलेट करोगे, दिख रहा है भाई, ये पूरा आप देखो ध्यान से क्या दिख रहा है, ये क्या चीज है, फाई जो पुराना वाला फ्लक्स है, दिस इज व्हाट, दिस फाई डैश इनटू √3, सही है, तो फाई डैश न्यू फ्लक्स जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, फाई न्यू फ्लक्स कितना आ रहा है, 5/√3, ये तो आया, तो नया फ्लक्स 5/√n आया है, 5/√n, n की वैल्यू कितनी है √3, मतलब सॉरी 3 √n और ये √3, तो n की वैल्यू क्या आ रही है 3 आ रही है, तो ये था आपका 2024 वाला क्वेश्चन, n की वैल्यू आपकी क्या आ रही है भाई 3 आ रही है। तो ये था आपके फ्लक्स से क्वेश्चन जो लास्ट कुछ प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं, ठीक है। अपन नेक्स्ट जो अपनी क्लास है या जो नेक्स्ट वीडियो अपन डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोसिटी के अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, उसके जो जी के जो एडवांस के जो PYQs है वो डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू वेरी मच।